तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में न्यूटन का सेकेंड लॉ देख लिया था और न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने क्या सीखा था, मैथमेटिकल डेरिवेशन, कि कैसे आप F इज इक्वल टू ma तक पहुंचे थे। तो वहां से आपने देखा था कि F जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम यानी dp बाई dt के बराबर होता है, और इस हिसाब से आपने F इज इक्वल टू dp बाई dt करके पूरा डेरिवेशन किया और अंत में आपने F इज इक्वल टू ma डिराइव किया। अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ओर कुछ कर रहे हैं मतलब बढ़ रहे हैं। कैसे? तो सबसे पहले उसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है दैट इज इंपल्सिव फोर्स। तो राइट, द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी, द फोर्स which acts on a body for a very short interval of time, the force which act on a body for a very short interval of time, the force which act on a body for a very short interval of time is called impulsive force, is called impulsive force। impulsive force मतलब कोई भी चीज एकदम तुरंत से हुआ और हट गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो बहुत कम समय के लिए है। इंपल्स, जैसे आप जब हैमर से कांटी ठोकते हैं तो वहां पे आप इंपल्सिव फोर्स ही लगाते हैं, ऐसा नहीं कि मार के फिर रोके हुए, ऐसा नहीं, मारे झट से। बिल्कुल कोई भी चीज जो झटके से होता है वहां पर कौन सा फोर्स लगता है, इंपल्सिव फोर्स लगता है। चाहे आप बॉल ही, कोई गेंदबाज बॉल फेंक रहा है और आपने उसको टच कर दिया, टच करते ही उसका दिशा बदल गया, तो वो क्या है, एक तरह का इंपल्स है जो आपने बॉल को दिया और बॉल जो है वो चला गया दूर। तो इंपल्सिव फोर्स जो है वो बहुत कम समय के लिए एग्जिस्टेंस में आता है, टाइम पीरियड उसका काफी कम है। अगर आप चाहते हैं कि इंपल्सिव फोर्स के इंपैक्ट को रिड्यूस किया जाए तो आपको समय को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जब हम लोग बॉल को कैच करते हैं। आपने देखा होगा जब गेंद को लोग कैच करते हैं तो अगर आप सीधे ऐसे कैच करिएगा बहुत तेज हाथ में चोट लगेगा, लेकिन जब आप कैच पकड़ के उसको धीरे से हाथ पीछे लेके आइएगा तो ये तो हाथ पीछे लाने के क्रम में आपने क्या किया, टाइम पीरियड को बढ़ा दिया। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स घट जाएगा और उसी इंपैक्ट ऑफ फोर्स को इंपल्स बोलते हैं। वो जो इंपल्सिव फोर्स है वही इंपैक्ट ऑफ फोर्स है। यू कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स। अगर आपको इंपैक्ट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करना है तो टाइम पीरियड को इतना छोटा कर दीजिए कि आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इंपैक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूस हो जाए तो आप क्या करिए, टाइम पीरियड को बढ़ा लीजिए। आपने ये भी एक एग्जांपल सुना होगा कि जो हाई जंपर होता है वो कंक्रीट पर जंप नहीं करता है, वो सैंड पर जंप करता है। उसका कारण क्या है, मान लीजिए वो सडनली कूदा, बहुत अपना पूरा वेट के साथ प्लस मोमेंटम, उसमें वेलोसिटी भी है, कूदेगा, और अगर सरफेस कंक्रीट का है तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। उसकी जगह पर अगर बालू डाल दिया जाए या गद्दा डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो फोर्स के साथ वो गद्दा अंदर धसेगा। जितना देर में गद्दा अंदर धसा, टाइम पीरियड आपने क्या कर लिया, इंक्रीज कर दिया। टाइम पीरियड इंक्रीज किया तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स बढ़ता या घटता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना टाइम वहां पर लगा रहे। टाइम पीरियड कम, इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम। तो उसके नीचे लिखिए, इंपल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, इंपल्सिव फोर्स does not remains constant. Firstly, it changes from zero to maximum. Firstly, it changes from zero to maximum firstly it changes from zero to maximum and then from maximum to zero. तो जो इंपल्सिव फोर्स होता है, जो इंपल्सिव फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वैरी करता है फ्रॉम सम जीरो वैल्यू टू सम मैक्सिमम वैल्यू एंड देन अगेन फ्रॉम दिस मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू। तो अब ये जो चेंज है वो कंटिन्यूअस नेचर का है। चेंज कैसा है, कंटिन्यूअस नेचर का है, जिसकी वजह से किसी एक टाइम पर हम लोग इंपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल नहीं सकते हैं, मुश्किल है निकालना। जो हमेशा वैरी करेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा,
तब तो आप उसका एक एवरेज वैल्यू ले लीजिएगा या एक उसका सम टोटल का वैल्यू ले लीजिएगा कि ओवरऑल कितना लगा। इसीलिए आगे लिखिए, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इंपल्सिव फोर्स, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इंपल्सिव फोर्स as it changes with time, as it changes with time, समय के साथ साथ वो परिवर्तनशील है, और चूंकि वो समय के साथ परिवर्तनशील है तो उसको मेजर करना हमारे लिए संभव नहीं है। इन सच केस, therefore in such case, therefore in such case we measure the total effect या impact of force, the total effect या impact of force called as, therefore we measure the total effect या impact of force called as impulse। तो impulse का क्या मतलब है? impulse is the total effect या impact of impulsive force। impulsive force का जो impact है उसको मेजर करने के लिए जो हम लोग क्वांटिटी यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। तो एक लाइन ऐड करिए और उसके नीचे डिफिनेशन लिखिए इम्पल्स का। इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। तो ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल आपका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंपल्स यूज करते हैं। डन। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए इंपल्स, हेडिंग डालिए इंपल्स, इंपल्स हेडिंग। इंपल्स क्या चीज? व्हाट इज इंपल्स? राइट, इंपल्स इज द टोटल इफेक्ट, impulse is the total effect of a larger force, impulse is the total effect of a larger force for a very short time interval, very short time interval, बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स है उसका जो इंपैक्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। इट इज फुल स्टॉप, इट इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। impulse is force into time। लिख दीजिए उसके नीचे, impulse is denoted by, impulse is denoted by, impulse को आप कैसे डिनोट करते हैं? it is denoted by J, और वो भी J वेक्टर। it is denoted by J vector, therefore J vector is equal to F vector into delta t। J vector is equal to F vector into delta t। डन। और अगर मेरा टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? J वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी टी के बराबर। J वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी टी के बराबर। J वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी टी, J वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी टी। डन। अगर आपको टोटल इंपैक्ट चाहिए तो आप इसको क्या कीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर नेट इंपैक्ट चाहिएगा तो आप क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट कीजिएगा तो दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा।
जैसे ही आप दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिएगा, ये क्या आएगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी टाइम इंटरवल t1 से लेके t2 तक। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रेशन t टाइम इंटरवल डाल दीजिए t1 से लेके t2 तक। ये आपका क्या हो जाएगा, लिख दीजिए इसको, डन। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट t2 माइनस t1 और जे वेक्टर इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू डेल्टा। क्या बोले बाबू, इंटीग्रेट कब होता है, जब छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर कोई बड़ी चीज़ बनानी होती है तब इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि dt है, स्मॉल टाइम इंटरवल आपने डेफिनेशन में लिखा है, स्मॉल टाइम इंटरवल, मान लीजिए आपका टाइम इंटरवल t1 से लेके t2 तक है, 0.01 सेकंड से लेके 0.05 सेकंड तक। तो जो टाइम इंटरवल है ना, छोटा ही सही टाइम इंटरवल तो है, तो अगर उस टाइम इंटरवल में मेरे को एक जगह से दूसरी जगह का नेट इंपैक्ट पता करना है तो मेरे को इंटीग्रेट करना होगा t1 से लेकर t2 तक। हमने इंटीग्रेट किया, dt का इंटीग्रेशन होता है t, और लिमिट पुट कर दिया t1 t2। जब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट किए तो इस प्रकार से ये आ गया, और आपका जो j है वो f एवरेज निकल कर आ गया, ये ऐसा f एवरेज इंटू दिस। क्लियर, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। नाउ राइट, यूनिट ऑफ इंपल्स। तो यूनिट ऑफ इंपल्स क्या होगा, यूनिट ऑफ इंपल्स, चूंकि ये फोर्स इनटू टाइम है तो इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा, और CGS यूनिट क्या होगा, बोलिए, डाइन पर सेकेंड, डाइन सेकेंड, सॉरी डाइन पर सेकेंड बोला, डाइन सेकेंड। तो ये इसका यूनिट हो गया। हेडिंग डालिए, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। बढ़े आगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं। दो ही थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिक्स में, एक वर्क एनर्जी थ्योरम और एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इसको देखते हैं। व्हाट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, राइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आप क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू dp बाई dt लिख सकते हैं। यहां से क्या मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके dp इज इक्वल टू एफ डी टी लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डी टी, वेर ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको जब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि स्मॉल है तो ये इंटीग्रेट होगा फ्रॉम P1 से लेकर P2 तक, और ये इंटीग्रेट होगा फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम T1 से लेकर T2 तक। इसको जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो dp का इंटीग्रेशन आएगा P, और लिमिट क्या पुट कर दीजिएगा, नीचे P1 ऊपर P2, विच इज इक्वल टू F कांस्टेंट है बाहर ले लिए, dt का इंटीग्रेशन आ गया T, ये आएगा T1 और ये आ गया T2। अगली लाइन पर इसको क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब वेक्टर फॉर्म में, विच इज इक्वल टू F वेक्टर, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, है नहीं? यहीं पर अगली लाइन में इसी साइड पर लिख देता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1, ये सब वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू F वेक्टर
इनटू, इसको मैं डेल्टा टी लिख देता हूं। अभी अभी जस्ट हमने इंपल्स की परिभाषा पढ़ी है। क्या पढ़ी है इंपल्स की परिभाषा? जे वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है? एफ वेक्टर इंटू डेल्टा टी के बराबर। यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए, तो क्या मैं एफ डेल्टा टी की जगह क्या लिख सकता हूँ? जे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? F2 माइनस F1 इज इक्वल टू वॉट? जे वेक्टर। दिस एम्प्लॉइज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर। चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो डेरिवेशन अगर हो गया हो तो इसके नीचे स्टेटमेंट लिखिए। अब तो स्कूटी भी खरीद लिए, थोड़ा फास्ट लिखिए। पढ़ा रहे थे, खड़े हो गए थे। बिना खड़े होकर कैसे पढ़ाएंगे? खड़े हो गए, पढ़ा रहे थे। वही लेकिन और लोग लिख पा रहे हैं ना, आप अभी तक नहीं लिख पाए, ये दिक्कत है। हेमा जी हो गया? देखिए आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। चलिए लिखिए स्टेटमेंट। सो द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो द इम्पल्स ऑफ फोर्स is equal to the change in momentum produced by force. Change in momentum produced by force. Full stop. The relationship between impulse and momentum force. Full stop. The relationship between impulse and momentum is known as impulse momentum theorem. The relationship between impulse and momentum is known as impulse momentum theorem. डन। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of impulse from the given graph. ये आपको ग्राफ दे दिया गया है जो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर ये समय 5 सेकंड है और ये सेकंड 15 सेकंड है। ये टाइम एक्सिस जो कि सेकंड में दिया गया है, और ये जो है ये 20 न्यूटन का फोर्स है जो यहाँ पर लग रहा है। आपसे कह रहा है बताइए व्हाट इज़ द इम्पल्स आपसे पूछ रहा है और ये ग्राफ दिया हुआ। आप कहिएगा सर पढ़ाते कुछ हैं, पूछते कुछ है। वेरी गुड। और एग्ज़ाम में और ही कुछ पूछ लेते हैं। हाँ, तो क्या करना है? वेरी गुड। इसके नीचे आप लिख लीजिए द एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। नोट डाल के इस क्वेश्चन के नीचे आप इस बात को लिख दीजिए।
the area of force time graph, area of force time graph gives the what? The magnitude of impulse, the magnitude of impulse, magnitude of impulse. तो एरिया क्या होएगा इसका आंसर? एरिया इज इक्वल टू, इसका एरिया ऐसे एक शेड कर लीजिए, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, यहाँ पर लेंथ अगर आप 20 मान रहे हैं तो ब्रेड्थ आपका 10 होगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 न्यूटन सेकेंड, बिकॉज जो एरिया है वो F इंटू डेल्टा टी के बराबर है, और F इंटू डेल्टा टी इम्पल्स होता है, तो इसलिए ये जो 200 आया है ये क्या आया है? मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स आ गया। तो 200 न्यूटन सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? हेडिंग डालिए, सम एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, some application of the concept of impulse, some application of the concept of impulse, application of concept of impulse, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। इसके अंदर पहला एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन नंबर 1, राइट। अ क्रिकेट प्लेयर lowers his hand while catching a ball. A cricket player lowers his hand while catching a ball. A cricket player lowers his hand while catching a ball. While catching a ball. तो ये जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग तो इसको प्रैक्टिकली भी फील किए होंगे कि जब आप किसी गेंद को पकड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने हाथ को ऑटोमेटिकली पीछे लेकर आते हैं, और ये जो बॉल पकड़ते वक्त आप हाथ को पीछे ला रहे हैं तो आप टाइम पीरियड को इंक्रीज कर रहे हैं। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड यू आर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इंपैक्ट, आप इंपैक्ट को रिड्यूस कर दे रहे हैं। क्यों? सी J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी को आप बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। रीजन बीइंग आप फोर्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फोर्स के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो जितना है सो है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप टाइम पीरियड को अगर बढ़ा देंगे तो आप इंपैक्ट को क्या कर देंगे? घटा सकते हैं। क्लियर? तो फॉर्मूला देख के तो लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर ऐसा एक्चुअली है नहीं। ये फॉर्मूले से मत जाइए, बहुत सारी चीजें फॉर्मूले के हिसाब से कुछ और बताती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि ये डाइजेस्ट कर पाए आप लिखे होंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, लिखे हैं क्या? क्लास 10th में पढ़े थे ना। यहां से रो इज इक्वल टू आप लिखते हैं RA बाई एल, लिखते हैं ना। तो फॉर्मूला के हिसाब से तो रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होना चाहिए। होता है क्या? हम लोग पढ़ते हैं ना, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया एंड लेंथ। क्यों? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यहाँ तो नहीं हो रहा है तो बोल दिया। ऐसे ही हम भी बता रहे हैं तो ऐसे सुन लीजिए, इसको अलग से बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं कैसे सर, एरिया तो बता रहा है, ऐसा होगा, आप क्या नहीं, ये ऐसे हो। फोर्स और इंपल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंपैक्ट ऑफ टाइम बढ़ेगा आपका, सॉरी टाइम पीरियड बढ़ाइएगा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स घट जाएगा, टाइम पीरियड घटाइएगा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये सीधा सीधा इसका हिसाब किताब है। डन। नेक्स्ट, तो ये इसका कहानी नहीं लिखवा रहे,
कि व्हेन ही लोअर्स हिज हैंड द टाइम पीरियड इंक्रीज, ऐसे लिखवा नहीं रहे, समझ गए ना। अगला लिखिए, अ पर्सन फॉलिंग ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर, अ पर्सन फॉलिंग ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर, अ पर्सन फॉलिंग ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर कॉन्क्रीट या सीमेंटेड फ्लोर, सीमेंटेड फ्लोर, कॉन्क्रीट या सीमेंटेड फ्लोर, गेट इंजोर्ड, गेट इंजोर्ड, गेट इंजोर्ड, whereas when he falls on a heap of sand, heap of sand, बालू के ढेर पर, heap of sand, he does not, he does not, क्यों? सेम लॉजिक जो भी मैंने आपको बताया कि हाई जंप पर जैसे कूदता है तो सैंड पर कूदेगा या गद्दी पर कूदेगा तो इंपैक्ट जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इंपैक्ट ऑफ टाइम, इंपैक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, अगला, ऑटोमोबाइल आर प्रोवाइडेड विथ शॉकर्स, देखा होगा आपने ऑटोमोबाइल्स में यानी मोटरसाइकिल्स में, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विथ शॉकर। कोई गड्ढा आता है और उस पर से जब गाड़ी पार होती है तो आपको जर्क महसूस होता है, जितना क्वालिटी वाला कार होगा उसमें जर्क उतना कम, और जितना सस्ता कार हुआ या जितनी सस्ती गाड़ी हुई उसमें जर्क ज्यादा लगता है। आप ऑटो में बैठिए और कोई हम्प आ गया वो पूरा आपका शरीर को ऐसे ऐसे कर देगा, लेकिन वही आप ऑडी कार में बैठिए, बहुत बड़ा भी गड्ढा होगा एकदम स्मूथ पार कर जाएगा। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या मैं कितना भी बड़ा गड्ढा हो, रोड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम रहता है तो इससे अगर बहुत बड़ा हम्प होता है तो कई बार बीच में फंस भी जाता है। तो लेकिन अगर आप छोटा मोटा गड्ढा है, कोई दूसरा गाड़ी जा रहा है तो उसमें अगर वो झंझोर देगा, आप उसके अंदर कोई ग्लास का पानी रख दीजिए और उस गड्ढे को आप क्रॉस कीजिए, पानी हिलेगा भी नहीं। ये तो प्रैक्टिकली हमने अपने आंख से देखा हुआ है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम स्मूथ निकल जाता है। जैसे जैसे कार का दाम बढ़ता जाता है, मेन उसका शॉकर ही क्वालिटी वाला लगाते जाते हैं। तो इसका काम ही यही है कि शॉक को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। शॉक एब्जॉर्बर मतलब जो इंपैक्ट कार पर आना है उसको वो शॉकर जो है वो टाइम पीरियड बढ़ा के क्या कर देगा, इंपैक्ट को रिड्यूस कर देगा। और जिसका शॉकर कमजोर है डायरेक्ट, जैसे सबसे अगर इसका बेस्ट एग्जांपल लेना है कि शॉकर है ये नहीं है, तो तुम ट्रैक्टर पर चढ़ जाओ। ट्रैक्टर पर कभी अगर आप पीछे बैठे हो, माने जो उसका डाला होता है वो सीधे चक्का पर ही रहता है, उसमें कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। वो तो इतना छोटा सा पत्थर आ जाएगा तो वो पूरा आपको हिचकोला, वो तो पूरा ऐसे ऐसे घुमा देगा आपको। कभी भसान उसान में अगर मान लीजिए जाते हैं और ट्रैक्टर पे, चाहे गांव में अगर बैठने का मौका लगा हो, वो तो पूरा आपका बॉडी को अप डाउन, अप साइड डाउन, डाउन साइड अप कर देगा। और किसी को अगर उल्टी होता हो, जैसे कार उर लगता है ना कितना आदमी को, अगर वो सब आपको लग रहा है तो आप तो वोमिट करते करते मर जाइएगा, वो तो बर्बाद कर देगा आपको, वो बहुत मुश्किल। तो ये शॉकर जरूर रहता है अच्छे गाड़ियों में, तो ये भी वही काम करता है। शॉकर विल इंक्रीज द टाइम पीरियड, इफ द टाइम पीरियड इज इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूसेस। नेक्स्ट, बोन्स ऑफ अ पर्सन गेट्स फ्रैक्चर्ड, इसका भी मैं साक्षात उदाहरण हूं। बोन्स ऑफ अ पर्सन, और एक तो अभी नई नई उदाहरण हमारे क्लास में भी है। बोन्स ऑफ अ पर्सन गेट फ्रैक्चर्ड, bones of a person gets fractured in an accident, in an accident एक्सीडेंट में बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
उसमें भी अगर आप कंक्रीट रोड में या पीसीसी है जिसको जो ब्लैक कलर का पिच वाला रोड बोलते हैं, आप गिरे, बोन में जिसका मसल्स ज्यादा है उसके तो फिर भी शॉक अब्जॉर्बर है, जिसका डायरेक्ट हड्डी होगा, मैंने पतला दुबला आदमी है, उसको तो ज्यादा चोट लगेगा। जो थोड़ा गद्दीदार है, जिसका शरीर में, जैसे मेरे टाइप का कि गद्दी उद्दी लगा हुआ है चारों साइड से, तो जिसका गद्दीदार है तो गद्दीदार में तो फिर भी कुछ शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है कि मसल्स कुछ टाइम पीरियड को रिड्यूस कर देगा। लेकिन जो सीधे पतला दुबला एकदम जैसे आयन टाइप का या ये अश्मित, सब तो एक ही जैसा लग रहा है मेरे को। लड़कियों में भी ऐसा शीशा टाइप की, हाँ स्ट्रेंथ, हाँ वो भी है, फिर अपना जीनेटिक भी आता है कि हड्डी मजबूत है कमजोर है, वो भी फैक्टर है। पर अगर आप गिरेंगे तो होगा क्या, बहुत ज्यादा फोर्स और बहुत कम इंटरवल और टाइम के लिए आपका कांटेक्ट सड़क के साथ होगा पहली बार। फिर तो कूद के गिर के फिर तो आप रोडे पर गिरे रहिएगा। पहली बार जब गिरते हैं उस टाइम पर तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम कम करने का कोई स्कीम नहीं है। उसी जगह में आप अगर मिट्टी में गिरिएगा तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा दबेगा मिट्टी तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स घट जाएगा, तो आपका हाथ टूटने के चांसेस कम है। इसीलिए सीमेंटेड फ्लोर पर गिरने पर टूटना ही टूटना है, भले अगर मिट्टी पर गिर गए तो टूटने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये भी एक वन ऑफ द एप्लीकेशन है। नेक्स्ट अगला लिखिए, बफर्स आर प्रोवाइडेड। बफर समझते हैं, ट्रेन में बफर, अरे बूफर नहीं रे, बफर, अरे यार तो बफर का बूफर कर दिया। बफर्स आर प्रोवाइडेड, बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन दी बोगी ऑफ द ट्रेन। बोगी ऑफ द ट्रेन, दो को एक बोगी और दूसरा बोगी नहीं रहता है। BOO क्या है स्पेलिंग, BOOGIE, ठीक तो लिखे हैं रे, बी बोगी यही तो लिखा है, BOOGIE बोगी। बोगीज ऑफ द ट्रेन, दो को जो बोगी है, एक पूरा जिसमें 1 से 72 तक रहता है, 1 से 72, उसके बीच में आप एक तो ऐसा वाला देखे होइएगा, एक इस तरह का एक वो ऐसा गोल प्लेटेड रहता है, और इधर वाला में भी एक तो गोल प्लेटेड ऐसा रहता है, और ये दोनों कांटेक्ट में रहेगा। देखें जब कभी भी ट्रेन चलता है तो अगर मान लीजिए नहीं दिया जाए तो क्या होगा, ब्रेक लेगा, ढाम ढाम मारेगा एक दूसरे में, लेकिन वो बफर्स डालने में क्या होगा, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोलिक रहता है, वो हाइड्रोलिक या स्प्रिंग जो भी लगाया होगा उसे एक दूसरे में टकराएगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स घट जाएगा, तो जर्क जो है वो अगली बोगी तक उतना नहीं जाएगा जितना उसको जाना चाहिए। डन। एंड लास्ट एप्लीकेशन इज आखिरी एप्लीकेशन है, दैट इज द 6th एप्लीकेशन। तेज धावक को, एन एथलीट, फास्ट रनर एथलीट is advised to stop slowly after running। ना कि सिर्फ एथलीट को ही, हम लोगों को भी, जो लोग दौड़ते हैं एकदम से नहीं रुकना चाहिए। एकदम से रुकिएगा तो पूरा का पूरा शरीर का जो इंपैक्ट है वो घुटना पर पड़ेगा, और घुटना के अंदर 2 बोन के बीच में गैप रहता है। अगर इंपैक्ट रिड्यूस होगा तो गैप कम होगा तो दोनों हड्डी से टकराएगा, हड्डी से जैसे ही टच हुआ पेन होगा। हड्डी से ना टच हो तो ही अच्छा है, हड्डी से टकराता है तो पेन होता है। तो आपका अगर, और उसके बीच में एक मिंजिस बोलते हैं उसको, या कुछ बायो का टर्म है, वो अगर घिस गया तो फिर आपको जीवन भर अर्थराइटिस वगैरह इस तरह का कुछ परेशानी आ जाएगा। इसीलिए एकदम से दौड़ के और तुरंत नहीं रुकना चाहिए। थोड़ा दौड़ रहे हैं तो थोड़ा दूर तक दौड़ते जाइए और तब रुकिए, ताकि जो इंपैक्ट है, टाइम पीरियड आपने क्या कर लिया, इंक्रीज कर दिया, और ग्रेजुअली जब आप रुके तो उसका इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया, घट गया, क्योंकि टाइम पीरियड आपने बढ़ा लिया। तो इस प्रकार से ये कुछ एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, जिससे आप ये
इंपैक्ट ऑफ फोर्स को समझ सकते हैं। अलग अलग जगहों पे हमने इसे देखा। अब जैसे ही इंपल्स की कहानी खत्म हुई, आप न्यूटन थर्ड लॉ के मोशन के ऊपर चले गए, क्योंकि इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स से ही न्यूटन का तीसरा नियम एग्जिस्टेंस में आया। तो हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये तो बहुत ही आसान है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत ही आसान सा ये है, पर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में बॉडी जो है वो हर बार क्या होती है? अलग अलग होती है, सेम बॉडी नहीं होता है। तो पहले आप लिखना स्टार्ट करिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस force. Newton first law of motion defines force and the concept of inertia तो न्यूटन का पहला नियम जो है ये फोर्स को डिफाइन करता है और इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझाता है, फुल स्टॉप। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन establishes second law of motion establishes the mathematical relationship between external force and acceleration। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन देता है बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सीलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराते हैं। नेक्स्ट, द थर्ड लॉ टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी। द थर्ड लॉ tells us about the origin of external force of the body arises always due to some other force. It gives an idea, it tells us about the origin of the force, कि फोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। Origin of the force. It tells us about the origin of the force. External force on the body arises always due to some other body. Therefore, third law states that. तो ये तीनों जो स्टेटमेंट आप लिखे हैं इसको याद रखना है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या बनाता है? मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ फोर्स F = ma। एंड थर्ड लॉ आपको बताता है ओरिजिन ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ फोर्स की नेचर ऑफ फोर्स क्या है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स नेवर ऑकर सिंगली मतलब अकेला, जैसे आप लोग सिंगल है, फोर्स कभी भी सिंगल नहीं रहता है। फोर्स नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर। अपवाद हर जगह होता है, यहां पे भी होगा, पर फोर्स जो है वो कभी भी सिंगली नहीं रह सकता। क्या परीक्षा, आप सिंगली हैं कि मिंगली हैं? सिंगली, वो सिंगली है। और तुम आया, तुम तो मिंगला हो गए होगे बे। मिंगली क्या, तुम तो मिंगला हो गए होगे 4-5। हाँ क्या आयान, सिंगल ही हो, ही लगा दिया। मैंने तुमको खुद पर भी डाउट है, सेल्फ डाउट। मैं सिंगल ही हूं शायद। फोर्स नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर, फुल स्टॉप। फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर। फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन इन पेयर, जोड़े में। बड़ा जोड़ी क्या बोलते हैं? जोरदार बा हमार कुर्ती क्या बोलते हैं? जालीदार। अच्छा, पेयर
उसके आगे पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन दी बॉडीज, एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन दी बॉडीज। दो बॉडी में जब म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है, एक एग्जांपल हमने देखा था जब मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे, शायद आपको ध्यान होगा कि दो बॉडीज आपस में ऐसे आके टकराई थी, लिखे थे क्या, ऐसा कुछ कराए थे, ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, और कहा होगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बोलेंगे फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। करवाए हैं क्या ऐसा कुछ, एक करवाए होंगे इस तरह का, जो ऊपर पहले दोनों V1 V2 से आ रहा है, फिर नीचे U1 U2 ऐसे करके कराए। तो जब बीच में टकरा रहा था, उस टकराने के दरमियान इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स पीछे की ओर लगा, जो कि फोर्स ऑन ए किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ बी, और ये है फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी से आके टकराया होगा, मान लीजिए बी रुका हुआ था, ए आके टकराया, तो ए जब बी से टकराया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए ही के ऊपर फोर्स लगा, माने बी के ऊपर ही फोर्स लगा, उल्टा ए के ऊपर भी बराबर ही फोर्स लगा। माने आप जब किसी से माथा टकराते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली उसको चोट लगता है, बराबर चोट आपको भी लगती है। कभी ऐसा किए हैं? अच्छा नहीं, दो आदमी का माथा कहीं नहीं ऐसे, कई क्लास में भी चलते वक्त ऐसा टकरा जाता है, या कभी गलती से चोट लग गया माथा से माथा। जब बचपन में भाई बहन में लड़ाई जब होता है तो उसमें माथा बहुत ढाम ढूम टकराता है, माथा से माथा जैसे ही टकराएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं कि वही खाली बोलेगा और बाप रे, आप भी बराबर बाप रे कीजिएगा, बिकॉज आपका सर उस पर टकराया तो उस पर आपके वजह से फोर्स लगा। हाँ, मतलब भाई बहन जो भी, तो ये आपका फोर्स है। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन। तो देखिए, अगर एक्शन इस पर लगा है तो रिएक्शन इस बॉडी पर लगा है। एक्शन रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सिंगल बॉडी, दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। वो ऑलवेज पेयर में होता है और दो अलग अलग बॉडी पर एक्ट करता है। यही बात आपने लिखा है। फोर्स नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर, फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन दी बॉडीज। एक और डेफिनेशन लिखिए न्यूटन थर्ड लॉ का, राइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, according to Newton's third law of motion, to every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है। हर एक्शन के लिए there is equal and opposite reaction. Done? और उसके नीचे ये फोटो बना लीजिएगा और इस फोटो के नीचे दो बातें लिख दीजिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, दैट इज एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगर आप विथ वेक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा, जिसका इंप्लीकेशन है कि बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, काम करते हैं। ये दो बातें इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टेटमेंट आपने लिख ही दिया है। हेडिंग डालिए, मैंने सब हेडिंग डालिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही जो अभी लिखवा रहे हैं 8 या 10 पॉइंट जो लिखवाएंगे, असर्शन रीजन यहीं से आएगा। इंपॉर्टेंट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं से आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं किसको लेकर, न्यूटन के तीसरे नियम को लेकर। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेवर एग्जिस्ट। अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेवर एग्जिस्ट। एक सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ,
Point number 2, force in nature always exists in pair. Force in nature always exist in pair. Exist in pair. ये जब भी रहेंगे जोड़े में ही रहेंगे। और अभी आप लोग के बीच में दिक्कत ये हो गया कि आप लोग ट्रिपलेट तो चार बॉयफ्रेंड ऐसे कर लेते हैं, इसमें दिक्कत है। नेचर ने बोला कि 2 ही। करीन सिटी अकेले, आपके साथ एक और, दैट इज पेयर में, 3-4 नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे हर्षिता हो गई कि जो अकेले रह रही है, पेयर में नहीं रह रही है। आप क्या सोच रहे थे? तीसरा पॉइंट लिखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन is applicable irrespective of nature of force, is applicable irrespective of nature of force। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है कि कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है कि मैकेनिकल फोर्स है कि मैग्नेटिक फोर्स है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स है कि न्यूक्लियर फोर्स है, किस तरह का फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, कोलिजन फोर्स है, टेंशन है, नॉर्मल है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, ये उसके ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा ही होगा। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोल रहा था मैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, force of action and reaction always occur on 2 different bodies, 2 different bodies। ये 2 अलग अलग बॉडीज पर क्या करती हैं, काम करती है। एक ही बॉडी पर कभी भी एक्शन एंड रिएक्शन विल नेवर एक्ट ऑन द सिंगल बॉडी, इट विल ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल्स ईच अदर। अब ये चूंकि अलग अलग बॉडीज पर लग रही हैं तो कैंसिल कैसे करेंगी, एक बॉडी पर लगती तब ना आप कैंसिल कर देते। तो फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन and reaction never cancels each other, never cancels each other। एक दूसरे को कभी भी never cancel each other, आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। रीजन, 2 अलग अलग बॉडी पर लगेगा तो उसको कैंसिल करना मुश्किल है। अगला लिखिए, नो एक्शन कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, नो एक्शन, कितना नंबर पॉइंट होगा, 6 नंबर। नो एक्शन कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्शन लग गया और रिएक्शन अभी सोच रहा है कि अब लगूंगा, कब लगूंगा। लगेगा तो हाथों हाथ लगेगा, एक साथ लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, वही जो मैं भी कह रहा था। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स साइमल्टेनियसली, एक साथ ही लगता है, ये अलग अलग नहीं लगता कि अच्छा अब एक्शन लग गया चलो ठीक है 1 घंटे बाद हम रिएक्शन लगाएंगे, ऐसा नहीं है, एक साथ ही लगेगा। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ 2 बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट अलोंग
द सेंटर ऑफ line joining two bodies, center of line joining two bodies. इसका क्या मतलब है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन यहां पे आपने दिखाया है, ये अगर एक्शन ऊपर लग रहा है तो रिएक्शन यहां लग जाता। ये जब ही लगेगा एक सीध में ही लगेगा और सेंटर के सीध में ही लगेगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसा ऊपर नीचे नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, नेक्स्ट पॉइंट 10, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर एट रेस्ट और इन मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ motion is applicable Newton's third law of motion is applicable whether the body is at rest or in motion. Whether the body is at rest or motion, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बॉडी रेस्ट पर है कि मोशन पर। अगर उस पर एक्शन आप लगाइएगा तो चाहे रेस्ट पर रहे या मोशन में रहे, उस पर ये लॉ एप्लीकेबल है। द लास्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर equal in magnitude and opposite in direction. ये बात मैंने ऑलरेडी आपको वो दो बॉल वाले केस में अभी दिखा रखा है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। रेस्ट या मोशन किसी पे भी रहेगा तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अलोंग दी सेंट्रल लाइन पे ही वो काम करता है और ये जब भी एक्ट करेगा साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा और एक्शन और रिएक्शन अकेले कभी नहीं हो सकता, जब भी होगा ये जोड़े में ही होगा। डन। आखिरी हेडिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, राइट। प्रूफ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए, प्रूफ ऑफ Newton's third law of motion. Proof of Newton's third law of motion. न्यूटन के तीसरा नियम का प्रूफ क्या है कि भाई न्यूटन का तीसरा नियम अलग अलग बॉडी पर लगता है और इक्वल और अपोजिट होता है। तो लिखिए, लेट डेल्टा P1 is the change in momentum of body A. Delta P1 is the change in momentum of body A, change in momentum of body A, and delta P2 is change in momentum of body B. तो change in momentum of body A and change in momentum of body B. According to law of conservation of linear momentum, according to law of conservation of linear momentum, लिखिए, according to law of conservation of linear momentum, linear momentum का conservation पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं पढ़ाए अभी तक? पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? अच्छा ठीक है, पढ़ा देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। हाँ ठीक है, पढ़ा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये तो बताए थे, एक ये तो बता दिए थे ना कि dp बाई dt जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, और अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो dp बाई dt जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन तभी जीरो होता है जब वो क्वांटिटी किसके बराबर आ जाए, कांस्टेंट के बराबर, यानी मोमेंटम क्या हो जाए, कांस्टेंट। और मोमेंटम कांस्टेंट मतलब इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो, यानी मोमेंटम कंजर्व हो गया। ये सब बोल दिए थे, हमको याद आ रहा है, ठीक है। लिखवाए नहीं है, वो लिखवा देंगे हम, एक जगह हेडिंग डलवा के ये सब लिखवा देंगे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज जीरो। द नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर डेल्टा P1 कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा P2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई डाउट है? अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के लिख लीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डेल्टा T इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में आप दोनों साइड से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा, डेल्टा P1 बाई डेल्टा T मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2 बाई डेल्टा T। डन। फिर यहां एक लाइन लिखिए, राइट, इफ द डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, if delta T tends to 0, then limit delta T tends to 0, delta P1 by delta T is equal to minus limit delta T tends to 0, delta P2 by delta T। इसको आप क्या लिख सकते हैं, dp by dt, यानी dp1 by dt is equal to minus of dp2 by dt। और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज क्या, फोर्स। इसी को क्या कहते हैं, फोर्स। इसको मैं कह रहा हूं फोर्स ऑन फोर्स 1 विच इज इक्वल टू माइनस फोर्स 2। तो फोर्स वेक्टर जो है वो निकल कर आ गया इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो F1 एंड F2 बोथ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये बात ही ना आप लोगों ने लास्ट पॉइंट यही लिखा है ना, लास्ट पॉइंट यही तो लिखा है। क्या लिखे हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपने यही लिखा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। therefore force of action and reaction are equal in magnitude and opposite in direction. Force of action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. Equal in magnitude but opposite in direction. Done. यहां पे जाके आपका न्यूटन का तीसरा नियम यानी पहला, दूसरा और तीसरा नियम कंप्लीट हो गया। अब इसी से फिर अगला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एफबीडी, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। हेडिंग डाल लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम। अगली क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, गलती से भी मिस मत कीजिएगा। अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाना नहीं सीखे, ये थ्योरी चीज है, ये थ्योरी का चीज है, ये अगर आप नहीं भी हमसे पढ़िएगा तो बुक पढ़ के सीख जाइएगा, पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अगर नहीं सीखे तो एक भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा तो फिजिक्स तो कहीं नहीं। यहाँ तो भाई 11th क्लास में फिजिक्स इज नॉट थ्योरी, फिजिक्स इज न्यूमेरिकल। तो आपको न्यूमेरिकल सीखना है तो उसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम सीखना ही सीखना है, जो कि मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।